आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी क्लास है वो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग्स यानी पादप प्रजनन के सिद्धांत। और इसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो है पादप प्रजनन की प्रमुख उपलब्धियां। इसको कहते हैं अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो आज के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि पादप प्रजनन की क्या क्या उपलब्धियां थीं, किस समय में किन किन फसलों में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या इसका योगदान रहा है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पादप प्रजनन का योगदान यानी कि फसल सुधार में पादप प्रजनन का प्रमुख योगदान क्या रहा है। तो आज के बारे में आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, पादप प्रजनन की उपलब्धियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आप पुराने सेमेस्टर के पेपर्स को उठाकर देख लीजिए, कई साल तक कई वर्षों में ये आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी क्लास को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पौधों में प्रजनन जो है यानी कि पादप प्रजनन जो है वो की फसल उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। मतलब कि फसल के उत्पादन में, ठीक है, फसलों की गुणवत्ता में सुधार में, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में पादप प्रजनन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये मैं आपको पहले भी मतलब पिछली क्लास में भी ये बता चुका हूँ। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में उच्च उपज हो गया, वाली किस्मों का विकास, रोग एवं कीट प्रतिरोधक और बेहतर पोषण सामग्री का विकास शामिल है, जो कि सभी वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हैं। पादप प्रजनन की उपलब्धियों में बात की जाए जैसे कि उन्नतशील किस्मों का विकास, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को विकसित करना। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि जो किस्में विकसित हुई हैं उसमें रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, रोगों और कीटों से लड़ने की क्षमता को विकसित करना, मतलब रेजिस्टेंस वेराइटी जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और कि बेहतर पोषण सामग्री यानी कि जो हमारी फसल हो रही है, ठीक है, जो हमारी क्रॉप्स है उसकी गुणवत्ता में इम्प्रूव करना, ठीक है, जैसे कि फसलों की न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करना, ठीक है, फसलों में विटामिन की मात्रा को बढ़ाना, जो हमारे लिए पोषणीय दृष्टिकोण से, ठीक है, हमारे न्यूट्रिशनल पर्पज से बेहतर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस की बात करें इसमें कि बीटा कैरोटीन की मात्रा होती है यानी विटामिन ए से भरपूर होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इन समय में कई सारे फसलों की प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है जो कि पोषणीय दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, चाहे वो आयरन की मात्रा हो, चाहे वो विटामिन की मात्रा हो, चाहे मिनरल्स की मात्रा हो, ठीक है, चाहे वो आपके अन्य कई प्रकार की उसकी जो है वो गुणवत्तीय पोषणीय गुण हों, उनमें हम निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। ये किसके द्वारा संभव हो पाया है? ये पादप प्रजनन के द्वारा ही संभव हो पाया है, ठीक है। ये सभी वैश्विक खाद्य सुरक्षा में इनका अहम रोल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फूड सिक्योरिटी में अहम रोल अदा करती हैं, ठीक है। ये प्रगति पारंपरिक तरीकों और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न प्रजनन तरीकों द्वारा संचालित की गई हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं ये जो प्रगति हुई है ये कहीं ना कहीं जो पारंपरिक हमारी विधियां हैं और जो आधुनिक विधियां हैं, मॉडर्न टेक्निक्स है एग्रीकल्चर की, उनको हम दोनों को कंबाइन करके इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो है वो करके उसमें हम विकसित कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी पारंपरिक वैराइटीज़ हैं, पुरानी पद्धतियां हैं एग्रीकल्चर की, और उसमें सुधार करके हम नई पद्धतियों को उसमें विकसित कर रहे हैं, पुरानी प्रजातियों के गुणों में सुधार करके नई प्रजातियां विकसित कर रहे हैं। ये किसके द्वारा संभव हो पाया है? ये कहीं ना कहीं पादप प्रजनन की ही देन है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे एग्रीकल्चर में हमारे प्लांट ब्रीडिंग का। अब कुछ उपलब्धियों की छात्रों हम डिस्कस करें, कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे आपसे। जैसे कि कुछ कहते हैं कि इंक्रीज्ड इन यील्ड, ठीक है, बढ़ी हुई उपज। जैसे कि हम बात करें कि बढ़ी हुई उपज यानी इंक्रीज्ड यील्ड की बात करें,
इंक्रीज यील्ड की बात करें तो पादप प्रजनन उन किस्मों को विकसित करने में सहायक रहा है जो काफ़ी अधिक उपज देती हैं, जिसमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है छात्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है पादप प्रजनन का, वो है कि उपज में वृद्धि करना। ठीक है, आज देखिए उपज में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक समय था, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे खाद्य, देश की आज़ादी के बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो थी खाद्य समस्या। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रोवाइड करना सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या थी। उसके बाद 1965 से 66 में जो है वो जब हमारा हाई यील्ड वेराइटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, और उसी समय हरित क्रांति चलाई गई, ठीक है, हरित क्रांति आई, तो सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति पे सबसे ज़्यादा हरित क्रांति फोकस किस पे किया गया? अनाजों की वृद्धि पे। ठीक है, मतलब ग्रेन्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, अनाजों की वृद्धि पे फोकस किया गया, अनाज के उत्पादन पे बढ़ाने फोकस किया गया। ठीक है, उसमें कई सारी उन्नतशील प्रजातियां विकसित की गई, विदेशों से मंगाई गई और उसको फिर हमारे यहाँ जो है वो उगाया गया। तो कई सारी प्रजातियों को विकसित किया गया, जिससे खाद्यान्न में अपूर्व वृद्धि हुई, निरंतर वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, जिससे कि हमारे देश के लोगों को भोजन प्राप्ति, मतलब कि खाद्य की समस्या जो है वो सुलभ हो पाई। ये कहीं ना कहीं किसकी देन है? ये कहीं ना कहीं पादप प्रजनन की ही देन है। कई सारी महत्वपूर्ण उन्नतशील प्रजातियों का विकास हुआ जो हमारे देश में अच्छा उत्पादन जो है वो देने योग्य थी। ठीक है, तो अधिक उत्पादन बढ़ाने के उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करके कहीं ना कहीं खाद्य समस्या को सुलभ किया गया, जो किसकी देन है? जो पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग की ही देन है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करें कि जैसे डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, आपके रोग एवं कीट प्रतिरोधी विश्व का तमाम प्रकार के प्रजनन कार्यक्रमों में विभिन्न रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोध को सफलतापूर्वक शामिल किया है, जिससे फसल की हानि कम हुई और रासायनिक उपचार की आवश्यकता भी कम हुई। ठीक है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कीटों एवं रोगों की समस्या, दूसरी क्या प्रॉब्लम थी हमारे पास कि अब आपके डिजीज़ और इंसेक्ट प्रॉब्लम थी। हम फसल को उत्पादन तो बढ़ाने लगे, लेकिन कई प्रकार के जो है पेस्ट हैं, इंसेक्ट हैं, डिजीज़ हैं, उनसे भी कई प्रकार की समस्याएं आई। जैसे आप बात करें कि जैसे बंगाल फेमिन का नाम सुने होंगे, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज़ में आई थी 1943 में, उससे भी बहुत ज़्यादा महामारी हुई थी। ठीक है, आप जो है लेट ब्लाइट आप पोटैटो की कहानी सुन लीजिए, तो बहुत सारे ऐसी बीमारियां आई। रस्ट डिजीज़ की आप कहानी सुन लीजिए, तो बहुत सारे डिजीज़ ऐसे आए जो कि फसलों में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाए और कहीं ना कहीं भयंकर महामारी की तरह जो है वो काफ़ी भुखमरी जो है वो शिकार लोगों को होना पड़ा। तो इन बीमारियों से बचने के लिए पादप प्रजनन जो है वो आवश्यक कदम उठाया। कई सारी फसलों के आनुवांशिक गुणों में सुधार करके उनको बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित की गई, कीटों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर विकसित की गई। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा संभव हो सका? ये जो है संभव हो सका जो है वो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। फसलों के आनुवांशिक गुणों में सुधार करके उनको इंसेक्ट एंड डिजीज़ के प्रति टॉलरेंस बनाया गया, उनके अंदर सहने की क्षमता विकसित की गई, जिससे कि वो अच्छा उत्पादन दे सकें और उसमें जो किसानों का रोग एवं कीटों के नियंत्रण करने में खर्च है उसको कम किया जा सके, जिससे उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगी? अच्छी होगी। तो ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक हो गई थी पादप प्रजनन के द्वारा, और उससे क्या हुआ था? उस रासायनिक उपचार की आवश्यकता भी कम हुई, मतलब कि जो हम केमिकल ट्रीटमेंट करते थे उससे क्या हुआ? बचाव हुआ। ठीक है, तो ये जो अनावश्यक खर्च होते थे फार्मर्स के, वो बच गए और फसलों के नुकसान को भी बचाया गया। ये पादप प्रजनन के द्वारा संभव हो सका था। इसके बाद बेहतर पोषण गुणवत्ता, बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ठीक है, तो पादप प्रजनन में फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने तथा आवश्यक विटामिनों और खनिज तत्वों की कमी को दूर करने में ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से फसलों के पोषणीय मान में वृद्धि करने के लिए काफ़ी आवश्यक कदम उठाए गए। ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, फसलों के अंदर विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, जैसे कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाया गया। ठीक है, कई सारी फसलों में कैल्शियम की मात्रा हो गया, आयरन की मात्रा हो गया, मैग्नीशियम की मात्रा हो गया, उसको इंक्रीज़ किया गया।
ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकता हूँ, जैसे गोल्डन राइस की बात की, जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अच्छी होती है। पूसा लालिमा जो भिंडी की वैरायटीज़ है उसमें देखिए काफ़ी अच्छी है। आपकी कई सारे फ्रूट्स की वैरायटीज़ हैं जिसमें कि कई सारे न्यूट्रिशनल करैक्टर जो है वो ऐड किए गए। इस प्रकार से पोषणीय दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा योगदान है प्लांट ब्रीडिंग के। इसके बाद बात करेंगे अजैविक तनाव सहनशीलता, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस की बात की जाए। एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस की बात की जाए, जिसमें प्रजनन प्रयासों से ऐसी फसलों को विकास हुआ जो सूखा, लवणता, अत्यधिक तापमान जैसी चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन कर सकती हैं। ठीक है। तो आज के समय में देखो छात्रों, ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज़ी से जो है वो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं कि निरंतर जो पर्यावरणीय दशाएं हैं वो चेंजेस होती जा रही हैं। जैसे कि असमय वर्षा हो रही है, ठीक है, अनावृष्टि हो रही है, तापमान में कभी फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज होना, ये हमारे इन्वायरमेंट पे, ये हमारा सीधा सीधा इसका प्रभाव हमारे एग्रीकल्चर में पड़ता है। तो इस प्रकार से इसको सुधारने के लिए ऐसी फसलों को विकसित किया जा रहा है जो विपरीत मौसम को सहन कर सकें। जैसे कि सूखा हो गया, पाला हो गया, लवणीय मृदा हो गया, अम्लीय मृदा हो गया, उसमें भी अंकुरित होने की, उनमें भी जर्मिनेशन की, उसमें भी अच्छा उत्पादन देने योग्य क्षमता उनके अंदर विकसित किया जा रहा है, जिससे कि जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो पड़ रहा है उसको कम किया जा सके और फसल का उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सके। ये सारी किसके द्वारा संभव हो सकता है? ये कहीं ना कहीं प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा ही संभव हो सकता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में भी बहुत अच्छा योगदान है हमारा पादप प्रजनन का। इसके अलावा फिर बात की जाए, यह संकर प्रजनन हो गया, हाइब्रिड ब्रीडिंग हो गया। तो जैसे कि कई सारी फसलों में आप देख रहे हैं संकर किस्मों का उपयोग से चावल, मक्का जैसी फसलों की उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चावल की फसल राइस में हो गया और मेज की क्रॉप्स में कई सारी जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी, हाइब्रिड प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देने योग्य हो रही हैं। ठीक है। काफ़ी अच्छा उत्पादन दे रही हैं, जिससे कि कई सारी समस्याएं जो है वो, जो अनाज की समस्या है उसको कम किया जा सकता है। जैसे कि गन्ने में सॉरी आपकी देखा जाए कि राइस में PRS 10 हो गया, IR 8 हो गया, ICPS 10 हो गया। तो ये कई सारी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं। ठीक है। पूसा बासमती हो गया। तो इस प्रकार से इनके आने से क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से जो है वो उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे कि खाद्य समस्या जो है वो सुलभ हो सकी है। तो हाइब्रिड प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है, जिससे कि जो है भोजन मतलब सॉरी जिसके की किया है हाई यील्ड इंक्रीज उत्पादन में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। इसके बाद फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए कि हरित क्रांति के दौरान अर्धबौनी गेहूं और चावल की किस्मों के विकास जैसी ऐसी उपलब्धियां, ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियों को कई छोटी खाद्य उत्पादन में नाटकीय वृद्धि। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान बहुत तेज़ी से जो अर्धबौनी किस्में थी, से डॉर्फ वैरायटीज़ ही, इन पे फोकस किया गया और इनके द्वारा काफ़ी उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है। जैसे गेहूं की बात कर ली जाए तो जैसे गेहूं में क्या हुआ, सोनालिका, गेहूं में क्या हो गया, सोनालिका, सोनोरा 64। ठीक है। तो गेहूं में कई सारी अर्धबौनिया प्रजातियां थी, जिसके द्वारा क्या होता है काफ़ी जो है वो निरंतर रूप से वृद्धि हो गई अनाजों के उत्पादन में। और धान में क्या हो गया, जैसे कि जया हो गया, जया हो गया, रत्ना हो गया, इन सारी वैरायटीज़ से आने से जो है वो निरंतर जो है उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है। 1965 से 66 के बीच में ये आई थी। तो ये सारी चीज़ें संभव हुई थी आपके कहीं ना कहीं प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी का ऑपरेशन। ठीक है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी ने बीटी, कपास, शाकनाशी प्रतिरोध फसलों और अन्य विशेषताओं के विकास सहित तीव्र और अधिक सटीक फसल सुधार को संभव बनाया है। तो जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जैसे आपका टिश्यू कल्चर टेक्निक हो गया, प्लांट प्रोपोगेशन टेक्निक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो है वो बीटी कल्चर और बीटी क्रॉप्स हो गया,
इनके विकास से जो है वो कई सारे कीटों से, रोगों से, ठीक है, अच्छे उत्पादन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प हुई है। ठीक है, कई प्रकार की बीमारी रहित वैरायटियों को डेवलप किया गया है, जिससे कि फसल उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि हुई है। तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम का जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के उन प्रयोग से भी हमारा प्लांट ब्रीडिंग काफ़ी इंक्रीज़ किया है। ठीक है, ये भी अच्छा अचीवमेंट है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए, कुछ एग्जाम्पल ऑफ अचीवमेंट की बात करें तो जैसे कि हमारे प्लांट ब्रीडिंग के ये कई सारी उपलब्धियां मैंने बताई। अब उसके कुछ हम उदाहरण देते हैं कि जैसे कि आपका अर्धवाउनी गेहूं और चावल की किस्में, सेमी डॉर्फ व्हीट एंड राइस वेराइटीज़। ठीक है, सेमी डॉर्फ व्हीट एंड राइस वेराइटीज़ की बात की जाए कि जैसे कि आपकी बात की जाए कि जैसे कि हरित क्रांति के दौरान विकसित ये किस्में एशिया में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो कुछ ऐसी अर्धवाउनी प्रजातियां थी गेहूं और धान की जिससे क्या हुआ कि काफ़ी उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ये वेराइटियाँ थी जैसे कि आपका व्हीट की ले लीजिए, व्हीट की ले लीजिए तो आपका जैसे कि सोनोरा 64 हो गई, ठीक है, सोनालिका हो गई, कल्याण सोना हो गई, ठीक है। और राइस की बात की जाए तो राइस में जैसे हो गई जया हो गई, रत्ना हो गई, कावेरी हो गई। ठीक है, तो ये कई सारी जो है वो डॉर्फ वेराइटीज़ हैं जिनके माध्यम से बहुत तेज़ी से उत्पादन में वृद्धि हुई और खाद्य समस्या को सुलभ जो है वो बनाया गया। इसके अलावा कुछ अचीवमेंट्स जैसे ब्यूटी कॉटन की बात की जाए तो इस आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास किस्मों में भारत में कीटनाशक के उपयोग की काफ़ी कम किया गया। ठीक है, मतलब बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंसेक्टिसाइड का यूज़ होता है वो कॉटन पे होता है। ठीक है, और कहाँ होता है? पंजाब में। ठीक है, तो कॉटन में सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का यूज़ होता है। जब बीटी कॉटन को विकसित किया गया, ठीक है, बैसिलस थ्यूरेंसिस के जीन को कॉटन की क्रॉप में ट्रांसफ़र किया गया, तो जो तमाम प्रकार के से पिंक वॉल वॉर्म हो गया, ठीक है, जो फली को छेदक इंसेक्ट था, उसके प्रति क्रॉप को रेजिस्टेंस बनाया गया। ठीक है, जिससे कि इसमें इंसेक्टिसाइड का उपयोग कम से कम किया जाने लगा। तो बीटी कपास के में एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है प्लांट ब्रीडिंग का। इसके अलावा बात करें संकर चावल की, हाइब्रिड राइस की बात करें तो संकर चावल किस्मों में कई चावल उत्पादक क्षेत्रों में उपज में पर्याप्त सुधार लाने में योगदान दिया है। ठीक है, हाइब्रिड राइस की बात की जाए तो कई सारी जो हाइब्रिड राइस की प्रजातियां हैं उनको विकसित करके काफ़ी ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि लिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं जैसे पूसा बासमती PRS 10 हो गया, ठीक है, IR 8 हो गया। तो ये सारी कई सारी जो है वो ये सारी वेराइटीज़ हैं। IR 64 हो गया। ठीक है, तो ये कई सारी जो है हाइब्रिड प्रजातियां हैं जिसको विकसित करके जो है वो हम जो है खाद्य समस्या को कम किया गया। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ पर यूनिट क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन जो है वो देने योग्य प्रजातियों को विकसित किया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा संभव हो सका? ये प्लांट ब्रीडिंग के जो है द्वारा संभव हो सका। इसके अलावा फिर डॉल टॉलरेंस चिकपी जैसे कि सूखा सहन सहने योग्य वैरायटी, ठीक है, जैसे कि उन क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है जहाँ पर सूखा होता है। ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, बरसात कम होती है, वहाँ भी चने की फसल को उगाने के लिए प्रयोग किया गया, जिसका नाम क्या था? अवरोधी। ठीक है, अवरोधी जो प्रजाति थी ये विकसित की गई थी, जिसके द्वारा क्या हुआ? जो सूखा को सहन करने योग्य थी। इसके बाद फिर सैलिनिटी टॉलरेंस राइस, ठीक है, इन किस्मों की खेती उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहां मिट्टी की लवणता फसल की वृद्धि को प्रभावित करती है। तो कई सारी वैरायटी थी जो सूखा सहन करने लवणता सहन की यानी सैलिनिटी रेजिस्टेंस वैरायटी थी, जिसको विकसित किया गया था, जो कि जो सैलिनिटी एरिया है
जहाँ पर लवणीय मृदा है वहाँ पर भी सक्सेसफुली उसको जो है वो ग्रो किया जा सके। जैसे बात की जाए PRH61, ठीक है, CORH2 एंड CORH5, ठीक है। तो ये कई सारी जो है वो आपकी किस्में थी लवणता असहनशील जिसको विकसित किया गया, और इनको जो है वो विपरीत जो है वो सॉइल कंडीशन में भी ग्रो किया गया। तो ये कई सारे अचीवमेंट थे प्लांट ब्रीडिंग के जो मैंने आपके सामने डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये अलग अलग टॉपिक, अलग अलग हेडिंग वाइज मैंने आपको बताया कि क्या क्या उपलब्धियां थी प्लांट ब्रीडिंग की, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने में, पोषणीय मूल्य को इंक्रीज करने में, रोग और कीटों से बचाने के लिए, पर्यावरणीय जो है स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था प्लांट ब्रीडिंग का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।